हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ पार्ट ऑफ रेरा 2016। हमने अभी तक के 4 सेशन में रिकॉर्ड कर चुका हूं और मैंने मेरे चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप पहले वो देख आओ छोटे छोटे सेशन से, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखिएगा। एक और चीज, अभी तक का जितना भी मेजर पोर्शन है या फिर जो आप बोल सकते हो टेक्निकल पार्ट है वो हम पहले 4 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं और आज के लेक्चर में सिर्फ जो प्रोसीजरल सेक्शंस है which is regarding my RERA authority and appellate tribunal और हाई कोर्ट का एक आध सेक्शन सिर्फ वो कवर करूंगा। एक और चीज बता दूं, पेनल्टी के जो सेक्शंस है एकदम आखिरी में दिए हुए हैं और उसके बाद की जो मिसलेनियस सेक्शन है वो मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि वो सिर्फ पढ़ने से समझ आ जाएगी, तो मैं उसमें ना मेरा टाइम वेस्ट करूंगा ना आप लोग का टाइम वेस्ट करूंगा। एक और चीज, अगर बीच में कोई ऐसे सेक्शंस है जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है, या फिर कोई ऐसे है जो बहुत इजी है सिर्फ पढ़ने से समझ जाते हैं तो अगेन मैं वो सारे सेक्शंस कवर नहीं करूंगा। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। एक और चीज, जब मैं रेरा अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल वाले पार्ट में जाऊंगा तो आप लोग को शायद बुक से मैच करने में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि मैंने कंपैरेटिव चार्ट बना रखे हैं रेरा के, अथॉरिटी के और अपीलेट ट्रिब्यूनल के, तो मैं दोनों का कंपैरिजन करते हुए पढ़ाऊंगा। एक बार आप लोग लेक्चर देख लीजिएगा, फिर रीड आउट कर लीजिएगा, तो आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मुझे अपील फाइल करनी है या अगर मैं एग्रीव्ड हो जाता हूं, मुझे जो डिसीजन आया अथॉरिटी का उससे मैं सहमत नहीं हूं, आई एम अनसेटिस्फाइड, तो मैं क्या कर सकता हूं और कितने दिन में कर सकता हूं। ठीक है, मैंने चार्ट ऑलरेडी बना के रखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एंड अपने बुक में लिख लो। ठीक है, मैं एक बार पढ़ा देता हूं। सबसे पहले अगर आप यहां पे देखो तो अथॉरिटी अपना डिसीजन देगी। ठीक है, अथॉरिटी ने अपना डिसीजन दे दिया और अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है, मतलब कि उस अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, ठीक है, वो डिसीजन से खुश नहीं है, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। ठीक है, अब एग्रीव पार्टी कौन हो सकती है? या तो पर्सन जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा है, या तो ऑफिसर। ऑफिसर क्यों होगा? अगर डिसीजन पर्सन के फेवर में आया, मेरे फेवर में आया, मान लो मैं प्रमोटर हूं, कोई ऑफिसर है मान लो, ठीक है, डिसीजन मेरे फेवर में आया और ऑफिसर बोल रहा है नहीं ये तो डिसीजन गलत है, तो ऑफिसर के पास पावर है कि वो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सके। ठीक है, अब मुझे अपील फाइल करनी है तो वो मैं कर सकता हूं विद इन 60 डेज। 60 डेज कहां से? विद इन 60 डेज फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, जब मुझे अथॉरिटी का ऑर्डर मिल गया उसके बाद से मैं उसके बाद के 60 डेज के अंदर मैं अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील फाइल कर सकता हूं। उन्होंने एक और रीजन दिया कि अगर रीजनेबल क्लॉज है, रीजनेबल कॉज है अपील 60 डेज के भी बाद में फाइल करने का, तो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अगर रीजनेबल कॉज है तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो डिसीजन आया और मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं कोमा में चला गया, ठीक है, 60 दिन तक कोमा में रहा, तो मैं कैसे फाइल करता ना अपील? तो इस केस में मान लिया जाएगा कि मेरे पास रीजनेबल कॉज है और अपीलेट ट्रिब्यूनल मुझे अपील फाइल करने देगा 60 डेज के बाद भी। ठीक है, अब बात करते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के जजमेंट की। अपीलेट ट्रिब्यूनल को 60 डेज के अंदर अपना जजमेंट देना है। उसका जो भी डिसीजन होगा वो 60 डेज के अंदर देना है, और अगर वो 60 डेज के अंदर नहीं दे पाता है तो उसे राइटिंग में लिखना होगा कॉजेस, उसके सारे कॉजेस लिखने होंगे जिस वजह से वो 60 डेज के अंदर डिसीजन नहीं दे पाया, रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। देन उसके बाद जजमेंट आ गया। अगर कोई पार्टी फिर से अग्रीव्ड है अपीलेट ट्रिब्यूनल के जजमेंट से तो वो आगे वापस 60 डेज के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। और सेम क्लॉज यहां पे भी, हाई कोर्ट 60 डेज के बाद में भी अपील आपके एंटरटेन कर सकता है, बट देयर शुड बी अ रीजनेबल कॉज। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा है, तो बच्चों सुन लो, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो अपील करने का रास्ता होता है वो लॉ में लिखा नहीं रहता, वो सबके पास अवेलेबल होता है, दैट इज राइट। ठीक है, अगर आप सुप्रीम हाई कोर्ट के जजमेंट से डिससेटिस्फाइड हो तो आप ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, वो आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं एक और बार फटाक से बोल देता हूं, डिसीजन अथॉरिटी के डिसीजन से आप एग्रीव्ड हो, हु कैन बी एग्रीव्ड, अ पर्सन और एन ऑफिसर, तो आप 60 डेज के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सकते हो। अगर आपके पास रीजनेबल कॉज है जिस वजह से आप 60 डेज में आप अपील नहीं कर पाए तो आप 60 डेज के बाद भी कर सकते हो। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपना जजमेंट देगा, 60 डेज के अंदर नहीं दे पाया तो वी विल रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग। उसके बाद में अगर आप फिर से एग्रीव्ड हो अपीलेट के जजमेंट से भी तो आप हाईकोर्ट में जाके अपील कर सकते हो विद इन 60 डेज, और सेम क्लॉजेस में भी वापस आफ्टर 60 डेज आपकी अपील एंटरटेन कर सकेंगे। ठीक है,
तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कंपैरेटिव तरीके से पढ़ाऊंगा, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पॉइंट्स बोलते हुए पढ़ाऊंगा और अगर आप बुक में देखोगे तो सेक्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन मैं रेरा और अपीलेट ट्रिब्यूनल के कंपैरेटिव तरीके से पढ़ाऊंगा। बुक में पहले अथॉरिटी, रेरा अथॉरिटी के दिए है, फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल पे दिए हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विथ इनकॉर्पोरेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन। रेरा एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों का इनकॉर्पोरेशन हो जाना चाहिए विद इन 1 ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, मतलब कि 1 मई 2017 से 1 ईयर। उसके बाद में बोल रहे हैं 2 और मोर स्टेट या यूनियन टेरिटरी मिला के अगर अपनी एक अथॉरिटी बनाना चाहे तो वो एक अथॉरिटी बना सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, वैसे ही अगर कोई 2 स्टेट दोनों साथ में मिला के एक रेरा अथॉरिटी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। उसके बाद में ये भी बोल रहे हैं कि अगर एक स्टेट 2 अथॉरिटी या 2 ट्रिब्यूनल बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। सेम क्लॉज आपके ट्रिब्यूनल में भी लगेंगे, पहले जो 3 हमने पढ़े। उसके बाद में बोल रहे हैं कि जब तक के अथॉरिटी बन नहीं जाती, अंटिल स्टेब्लिशमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी एज रेरा अथॉरिटी, और अपीलेट ट्रिब्यूनल में एनी अपीलेट ट्रिब्यूनल को वो रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, जैसी मान लीजिए अभी कोई ट्रिब्यूनल को उन्होंने रेरा का अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया, उसके बाद में जैसे ही रेरा में अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर्म हो गया, जो पुराने वाले ट्रिब्यूनल में केसेस पेंडिंग है वो सारे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, कंपोजिशन। ठीक है, अथॉरिटी में कंपोजिशन क्या रहेगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन क्या रहेगा। कंपोजिशन इन द सेंस उसमें कितने मेंबर्स रहेंगे, उसका चेयरमैन कौन होगा, चेयरपर्सन कौन होगा। रेरा अथॉरिटी में देयर शुड बी अ चेयरमैन एंड नॉट लेस देन 2 होल टाइम मेंबर्स। एक चेयरमैन रहना चाहिए और मिनिमम 2 होल टाइम मेंबर्स तो रहनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं चलेंगे। लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल में देयर शुड बी 1 चेयरमैन कंपल्सरी एंड नॉट लेस देन 2 होल टाइम मेंबर। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में ना ध्यान देना, इन्होंने 2 होल टाइम मेंबर तो बोली है, लेकिन उसमें एक और कंडीशन डाल दी, एक उसमें से जुडिशियल मेंबर होना चाहिए और एक या तो टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होना चाहिए। अब आप बोलोगे जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर कौन होता है, तो आगे ना इन्होंने तीनों अलग अलग मेंबर्स की, चेयरपर्सन की अपनी अपनी क्वालिफिकेशन दी है। तो जो मेंबर उस क्वालिफिकेशन में फिट बैठ रहा है उसे हम जुडिशियल, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर बोलेंगे। उसके बाद में बोल रहे हैं जैसे ट्रिब्यूनल के बेंचेस हो सकते हैं। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में देखो तो हाईकोर्ट बॉम्बे में है, लेकिन उसका नागपुर में भी एक हाईकोर्ट बेंच है ना। तो अगर वैसे ही इनकेस मान लीजिए महाराष्ट्र का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, महाराष्ट्र का रेरा ट्रिब्यूनल बॉम्बे में है, लेकिन उसका एक बेंच जो है वो उन्होंने नागपुर में भी खोला है। तो बेंच में आपका एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर होना चाहिए और या तो एक टेक्निकल मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। बेंच में चेयरपर्सन की इन्होंने जरूरत नहीं बताई है, ठीक है। इन बेंच चेयरपर्सन इज नॉट नेसेसरी, लेकिन जो मेन अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा वहां पे चेयरपर्सन जरूरी है। देन माय थर्ड पॉइंट, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बहुत ही सड़ा सा सेक्शन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एकदम इररिलेवेंट लगता है। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। कमिंग टू फोर्थ पॉइंट विच इज माय टर्म ऑफ ऑफिस। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं, तो हाँ यार मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये इतने इजी सेक्शंस है ना, पढ़ के भी समझ आ जाएंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूं आपका सिलेबस वैसे ही इतना बड़ा होता है, टाइम कम होता है, फटाफट कंप्लीट हो जाए। कमिंग टू फोर्थ पॉइंट विच इज माय टर्म। तो रेरा अथॉरिटी, एक बात याद रखना, इसमें से चेयरपर्सन हो या मेंबर हो, कोई भी मेंबर, कोई भी, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल का या रेरा का, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, कोई भी मेंबर, टर्म उसकी रहेगी 5 साल की और वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। टर्म 5 साल की, रीअपॉइंट नहीं हो सकता। अब हम रेरा का देखते हैं। चेयरपर्सन एंड मेंबर फॉर 5 इयर्स अप टू 65 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, या तो 5 साल पहले कंप्लीट हो जाए या 65 इयर्स पहले कंप्लीट हो जाए। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई बंदा है BANDA, इसे हमने चेयरमैन बना दिया, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल का बंदे को हमने चेयरमैन बना दिया। अभी उसकी एज है 63 इयर्स। कितने साल वो चेयरमैन रहेगा? 5 साल, 3 साल, 2 साल या 1 साल? एक ऑप्शन सेलेक्ट कर। 5 करोड़ रुपए की, मैं बोलता हूं 2 साल। क्यों? उसने बोला है 5 साल तो रहेगी, बट अब टू 65 इयर्स तक के,
ठीक है, सिर्फ 65 ईयर्स तक के रह सकते हैं, मतलब कि जैसे इसमें प्लस 2 साल हो जाएंगे 65 का हो जाएगा, वो एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर वही ये बंदा जो है अगर ये 59 ईयर्स का है तो ये पूरे 5 साल सर्व कर पाएगा, लेकिन उसके बाद वापस 64 में आके, हालांकि 65 का नहीं हुआ लेकिन इसे रिटायरमेंट लेना होगा, क्योंकि इसने 5 ईयर्स कंप्लीट कर चुके और रीअपॉइंट नहीं हो सकता। तो रेरा के केस में 65 ईयर्स की लिमिट है और 5 ईयर्स टर्म ऑफ ऑफिस। देन अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में आओ तो उसमें बोलता है कि चेयरपर्सन जो है ना उसकी लिमिट 65 की जगह 67 रहेगी, सिर्फ चेयरपर्सन की लिमिट। चेयरपर्सन की लिमिट 67 रहेगी लेकिन मेंबर्स की वापस 65 ही रहेगी। तो ट्रिब्यूनल में जहां पे 67 लिखा है ना उसको ऐसा बॉक्स बना के रखो और साइड में बड़े इसमें लिख के रखो 67, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के टाइम में कि हाँ 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 सब में 5 ही है 5 ही है 5 ही है, और गलत कर दोगे, तो उससे अच्छा बाजू में लिख के रखो। और एक और चीज बोली है, टर्म ऑफ ऑफिस पहले खत्म हो जाएगी इफ ही हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट दैट इज लाइकली टू अफेक्ट हिज फंक्शन। अब क्या हुआ, मान लो मैं 59 ईयर्स ऑफ एज में, मैं 59 ईयर्स का ही था और मैं नहीं बंदा, ठीक है, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, बंदा 59 ईयर्स का ही था, उसको चेयरमैन अपॉइंट कर दिया, 5 साल पूरा सर्व करेगा, अब तो 64, ठीक है, 5 साल पूरा सर्व करेगा। लेकिन क्या हुआ 63, जब ये 63 ईयर्स का हुआ, इसकी बेटी जो थी उसकी शादी हो गई, किससे? जो इंडिया की रियल एस्टेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है उसके बेटे से। तो इंटरेस्ट आ गया, है ना, इंटरेस्ट आ गया विच कैन प्रिजुडाइज, है ना। क्या हुआ कि इंटरेस्ट आ गया जिस वजह से हो सकता है कि वो अपने फंक्शंस उतने ऑनेस्टी के साथ पूरे ना कर पाए। तो इस केस में भी वो लॉ प्रिस्क्राइब करता है कि उसका टर्म जो है वो पहले खत्म हो जाएगा। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था हाइपोथेटिकल, ऐसा भी हो सकता है कि जब वो 63 ईयर्स का हुआ उसने कोई रियल एस्टेट कंपनी खरीद ली, बहुत पैसा हो गया, रियल एस्टेट कंपनी खरीद ली, तो वापस उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, वो अपनी सर्विसेज उस ऑनेस्टी के साथ, उस इंडिपेंडेंस के साथ पूरी नहीं कर पाएगा, तो उसे ऑफिस छोड़ना होगा। देन वो बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की, उसमें बोलते हैं सेम रहेगा ये दोनों के लिए, अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल की सैलरी विल नॉट बी वेरिड फॉर डिसएडवांटेज। अगर आप देखो लास्ट में लिखा है वेरिड फॉर डिसएडवांटेज, मतलब कि सैलरी में ऐसा वेरिएंस नहीं होगा जिससे मेंबर्स को डिसएडवांटेज हो। इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में उनकी सैलरी कभी भी कम नहीं होगी। और वो बोल रहे हैं कि अगर मेंबर को ऑफिस छोड़ना है तो 3 महीने पहले बता दे और 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करके घर चला जाए जहां पे भी जाना है। अगर गवर्नमेंट को निकालना है तो गवर्नमेंट भी उसको 3 महीना पहले बताएगी कि भाई हम तेरे को 3 महीने बाद निकाल देंगे, तो जरा देख ले, है ना। ये हो गई सैलरी एंड अलाउंसेस की बात। देन हम आते हैं रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर। अब इसमें रेरा और अपीलेट ट्रिब्यूनल में पॉइंट सेम है, लेकिन एक चीज इन्होंने चेंज कर दी, वो मुझे भी समझ नहीं आया क्यों करी है। जो 5 पॉइंट है जिसके बेसिस पे चेयरमैन या मेंबर ऑफ बोथ अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल को निकाला जा सकता है। एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया। कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम सबने हर जगह पढ़ा रहता है, ठीक है, दुनिया भर के जितने भी एक्ट है सब में लिखा होता है, ठीक है, मैं वापस सब नहीं पढ़ाऊंगा। फिजिकल और मेंटली इनकैपेबल हो गया वो, या फिर उसने फाइनेंशियल इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया जिससे विच विल प्रेजुडाइज हिज इंटरेस्ट, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ठीक है, वो वाला जिसमें 63 के एज में होकर उसने एक रियल एस्टेट कंपनी खरीद ली। तो और फिफ्थ अब्यूज हिज पोजीशन। ये 5 पॉइंट, अगर इसमें 5 में से कोई एक भी पॉइंट चेयरमैन या मेंबर क्वालिफाई कर देता है तो he will be removed from office। लेकिन उन्होंने एक चीज बोली है कि अथॉरिटी के केस में जो पॉइंट नंबर 4 और 5 है उसके बेसिस पे मेंबर या चेयरपर्सन को तभी निकालेंगे जब एक इंक्वायरी हुई हो और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो। ओके, सॉरी, इंक्वायरी हुई हो बाय एन हाई कोर्ट जज और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया हो। सिर्फ कब? चौथा पॉइंट, मतलब कि एक्वायर्ड फाइनेंशियल इंटरेस्ट विच विल प्रेजुडाइज हिज इंटरेस्ट, और फिफ्थ वाला अब्यूज हिज पोजीशन। सिर्फ ये 2 पॉइंट में उन्होंने बोला है कि हम इंक्वायरी करेंगे और फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट
ऑर्डर देगी, उसके पहले ऑर्डर नहीं देगी। लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है तो उसमें बोल रहे हैं कि इंक्वायरी की जरूरत नहीं, सीधा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगी। क्लियर हुआ? मैं वापस बोलता हूं, पहले 3 पॉइंट, एडजस्ट एज एन इंस्टॉलमेंट, कन्विक्टेड ऑफ, सॉरी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इसलिए आपको बोर्ड क्लीन दिख रहा होगा, मैं वापस वहीं से कंटिन्यू करता हूं। तो पहले जो 3 केसेस है, एडजस्ट एज एन इंस्टॉलमेंट, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड या फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल, तो उन 3 केसेस में हाई कोर्ट जज से इंक्वायरी नहीं लगेगी, सीधा डायरेक्ट विदाउट इंक्वायरी ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है, विदाउट इंक्वायरी ऑफ हाई कोर्ट जज डायरेक्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगा। लेकिन जो आखिरी के पॉइंट है 2, 4th और 5th, विच आर एक्वायर्ड फाइनेंशियल इंटरेस्ट और अब्यूज हिज पोजीशन, तो उसमें वो बोल रहे कि हाई कोर्ट जज से इंक्वायरी लगेगी, उसके बाद ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी रिमूवल का। अब आप बोलोगे कि पहले 3 केसेस में हाई कोर्ट जज से इंक्वायरी क्यों लग रही है? तो अगर आप वहां देखो तो वहां पे लिखा है एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट। एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट मतलब कि इंक्वायरी होने के बाद ही कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, कन्विक्ट हो चुका है मतलब इंक्वायरी हो चुकी है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट 3 केसेस में इंक्वायरी नहीं लगेगी। ये अथॉरिटी के लिए था। अब अगर आप अपीलेट अथॉरिटी के लिए आते हो तो उसमें उन्होंने यही 5 पॉइंट दिए हैं, लेकिन ये बोला ही नहीं है कि किसमें इंक्वायरी लगेगी किसमें नहीं लगेगी। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि सब में इंक्वायरी लगेगी। 5 पॉइंट, 5 एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड, जो 5 पॉइंट में वो बोल दिए कि इंक्वायरी लगेगी। ये अगर आप नॉर्मल ड्राफ्टिंग देखो तो उसकी ऐसी है कि आपको 5 पॉइंट में इंक्वायरी लगेगी। और तो मुझे नहीं लगता कि इसमें 5 पॉइंट में इंक्वायरी की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई बंदा कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस हो चुका है, किसी ऑफेंस का कन्विक्ट हो चुका है, तो उसे कोर्ट नहीं किया होगा। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कोई ड्राफ्टिंग मिस्टेक होगी, बट स्टिल हम जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे। देन रेस्ट्रिक्शन ऑन चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। एक मिनट, या रेस्ट्रिक्शन ऑन चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, ये मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। अगर आप ऊपर से अगर आप इस पॉइंट का बैकग्राउंड दो तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि यू वर अ चेयरपर्सन और अ चेयरमैन, उसके बाद में आप रिटायरमेंट के बाद में जिसका आपने केस लिया था, जिसका केस लड़ा था, या जिससे आप एसोसिएटेड थे ड्यूरिंग योर टेन्योर, आप उसके साथ एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। तो मान लो मिस्टर बंदा, ठीक है, बंदा है जिसका नाम ही बंदा है, वो था चेयरमैन। अब वो रिटायर हो गया, घर पे बैठे बैठे बोर होता है, तो सोच रहा है मैं जॉब ले लूं, तो वो अब वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है। अगर वो किसी ऐसी कंपनी के पास जाता है जिससे वो एसोसिएटेड नहीं था, नॉट एसोसिएटेड, तो ही इज अलाउड, वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। लेकिन अगर वो एसोसिएटेड था उस कंपनी से ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ मेंबर और चेयरपर्सन, अगर वो एसोसिएटेड था तो उसमें 2 बातें होगी, या तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या तो प्राइवेट कंपनी है। कंपनी नहीं, इसमें पर्सन भी आ गया, ठीक है। मान लो प्राइवेट या फिर ये पर्सन है, धनीराम जी के पास मिस्टर बंदा एम्प्लॉयमेंट लेने गया, लेकिन मिस्टर बंदा धनीराम जी से वर्क में एसोसिएटेड था व्हेन ही वाज अ चेयरपर्सन, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अच्छा, धनीराम जी की कंपनी थी धनीराम जी लिमिटेड, कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन, तो वापस एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। एसोसिएट था, पर्सन से या कंपनी से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अगर वो पर्सन या कंपनी की ऐसी कोई कंपनी है विच इज कंट्रोल्ड बाय सच पर्सन, तो भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी हम देखेंगे एज पर कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कि 4 स्टेट मिला के कंपनी बना रहे हैं तो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। यहां पे गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं गवर्नमेंट के, सारे कवर हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी 2 बातें हैं, वो प्रमोटर है एज पर रेरा, हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था रेरा की प्रमोटर की डेफिनेशन। अगर एसोसिएटेड था
वो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी लेकिन प्रमोटर है एज पर रेरा एक्ट, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। गवर्नमेंट कंपनी है ना, फिर भी ले सकता कि नहीं? गवर्नमेंट कंपनी है लेकिन अगर प्रमोटर है एज पर रेरा, एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। लेकिन अगर नॉट प्रमोटर है तो एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली ले सकता। क्लियर? ये चार्ट को याद रखना एंड स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिख लेना। ठीक है, मैं वापस बोल देता हूं, बंदा अगर एसोसिएटेड नहीं था तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट ले सकता है। लेकिन अगर एसोसिएटेड था, गवर्नमेंट कंपनी है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी पर्सन, उसके कंट्रोल जितनी भी कंपनीज है, एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और वो प्रमोटर नहीं है तो ही एम्प्लॉयमेंट ले सकता, और अगर प्रमोटर है एज पर रेरा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, कैनॉट रिप्रेजेंट इफ एक्टेड और एडवाइज अगेंस्ट दैट पर्सन टू द अथॉरिटी। अब क्या हुआ था ना, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो, लिख लेना, और मैं बोलूंगा वीडियो पॉज करके लिखना, मैं मिटा रहा हूं। मिस्टर बंदा चेयरपर्सन थे, धनीराम जी का केस चल रहा था अथॉरिटी के साथ। तो मिस्टर बंदा ने, ऐसे ये आउटसाइडर थे, मिस्टर बंदे ने एज अ मेंबर अथॉरिटी को एडवाइस दी कि आप धनीराम जी के साथ केस जो है आप ये एविडेंस मांगो या ऐसे प्रोसीडिंग करो। तो बोल रहे हैं मिस्टर बंदे ने अथॉरिटी को एडवाइस दे दी ना, तो मिस्टर बंदा इन हिज होल लाइफ टाइम कैनॉट रिप्रेजेंट धनीराम जी इन रेरा। ठीक है, मिस्टर बंदे ने एक बार धनीराम जी के अगेंस्ट में अथॉरिटी को एडवाइस दे दी ना, तो अब मिस्टर बंदा धनीराम जी के फेवर में कभी भी धनीराम जी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो काफी नेचुरल सा पॉइंट है, वो बोल रहे हैं कि चेयरपर्सन और मेंबर ड्यूरिंग हिज टेन्योर अगर उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो कॉन्फिडेंशियल है, जो सिर्फ चेयरमैन या मेंबर को मिलती है, नॉर्मल पब्लिक को नहीं मिलती, तो वो बंदा उस इंफॉर्मेशन का यूज करके किसी को भी एडवाइस नहीं दे सकता। फोर्थ पॉइंट, हमने फर्स्ट पॉइंट में एम्प्लॉयमेंट कवर किया था, फोर्थ पॉइंट में वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके अंदर जिसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो चीज कवर कर रहे हैं। लेकिन इसमें इन्होंने प्रमोटर है, गवर्नमेंट है, ये सब का झंझट नहीं रखा। इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि अगर उससे एसोसिएटेड था, अगर धनीराम मिस्टर बंदा जो चेयरमैन है धनीराम जी से एसोसिएटेड था तो बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट कंपनी, फिर प्रमोटर, फिर अमका, फिर ढमका, ये सब की झंझट नहीं रखी। डायरेक्ट अगर एसोसिएट था तो खत्म, बात ही खत्म। ओके, तो यहां पे हमारे मोस्टली पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। 5 मिनट के मैं 3-4 सेक्शन से वो कवर करना चाहूंगा, उसके बाद वी आर डन। ठीक है, 1 मिनट में बुक लेके आया या ओके, मेरा बुक मार्क सेक्शन 30 बुक खोल लो। अब हम बुक में से पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने जो अभी तक के पढ़ाया वो बुक में से कुछ भी सीक्वेंस में नहीं था, सब कुछ पढ़ाया बुक में से ही। मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना था और इजीली समझाना था। बेसिकली इजीली अगर मैं रेरा और अपीलेट ट्रिब्यूनल दोनों को कंपैरेटिव तरीके से पढ़ाऊंगा तो बहुत आपको इजीली समझ आ चुका होगा दोनों में डिफरेंस क्या है। लेक्चर होने के बाद एक बार आप पढ़ना, तो मैंने जो पढ़ा है वो आपको रिटेन हो जाएगा और आप समझ जाओगे कि हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था। ओके, विल स्टार्ट विद सेक्शन 30। मैं सारे सेक्शन कवर नहीं करूंगा, कुछ स्पेसिफिक 3-4 सेक्शन कवर करूंगा। वैकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ अथॉरिटी। हमने देखा था कि चेयरपर्सन 65 ईयर्स से ऊपर नहीं रह सकता, तो चेयरपर्सन ने ना अपनी एक झूठी बताई थी। वो एक्चुअल में 66 का था, लेकिन उसने सबको बोला था गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 64 था। 66 के एज में उसने एक डिसीजन दे दिया। ठीक है, उसने एक डिसीजन दे दिया। अब जो जिसके अगेंस्ट में डिसीजन दिया ना, उसको पता चला कि ये भाई असल में 66 ईयर्स का है, तो ये तो बनने के ये तो उसका अपॉइंटमेंट ही इनवैलिड हुआ, ये तो इनवैलिड था, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि हालांकि वो बंदा 66 का था, चेयरपर्सन 66 का था, लेकिन इस वजह से उसने जो डिसीजन दिया वो गलत नहीं रहेगा, वो सही का सही रहेगा। एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन कंस्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी will not merely invalid the act, sorry,
will not merely invalid the proceeding. Second, any defect in appointment of a person will not invalid the proceeding. Any irregularity in the procedure will not invalid the proceeding. ये जो सारी चीजें छोटी मोटी जो गलती से हो गई मान लो, तो उससे बोल रहे हैं कि जो डिसीजन हुआ या जो भी प्रोसीडिंग हुई अभी तक के उसे हम इनवैलिड नहीं बोलेंगे. नाउ सेक्शन 33 एडवोकेसी एंड अवेयरनेस मेजर. इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि अथॉरिटी आप हमको इस चीज पे एडवाइस दो, है ना. मान लो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई अवेयरनेस कैंपेन चला रही है फॉर रियल एस्टेट कस्टमर्स, तो उसमें अथॉरिटी को बोल सकती है कि आप हमें एडवाइस दो कि हमने इसमें क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए. तो ये एक्ट बोल रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी को ऐसा कुछ पूछती है तो अथॉरिटी इज लाइबल टू गिव हिज रिप्लाई विद इन 60 डेज. अथॉरिटी को 60 डेज में बताना होगा किसे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, कि आप ये इंक्लूड करो. अच्छा, अब मान लो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कोई एक चीज अथॉरिटी के पसंद नहीं है, तो इसमें यह भी लिखा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट बाइंडिंग बाय द ओपिनियन गिवन बाय अथॉरिटी. स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो बोल रही है वो बकवास है, तो स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूड कर सकती है. नाउ विल कम टू सेक्शन 39 रेटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स. नॉर्मल से सेक्शन है, इसमें बोल रहा है कि जो अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया है विच इज इनकरेक्ट अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड, तो उसको 2 साल के अंदर वो रेक्टिफाई कर सकती है. लेकिन वही ऑर्डर को रेक्टिफाई करेगी जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल नहीं हुई हो. अगर आपको याद है सबसे पहले मैंने एक चार्ट बनाया था, अथॉरिटी विद इन 60 डेज वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील कर सकता है. तो अगर अपील कर दिया तो रेटिफिकेशन कभी नहीं होगा. अपील नहीं किया, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, तो 2 साल के अंदर ऑर्डर का रेटिफिकेशन हो जाएगा. ओके, तो यही 3 सेक्शन मुझे कवर करने थे. यहां पे मेरा रेरा का टॉपिक खत्म होता है. पूरे 5 लेक्चर है, सेक्शन बहुत सारे हैं, पूरे 5 लेक्चर है. अगर आपने स्टार्टिंग के मिस किए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखूंगा, यू कैन गो थ्रू इट. और अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर में कुछ ड्रॉबैक्स है एंड आई कैन इंप्रूव इट, देन प्लीज पुट अ कमेंट ओवर देयर. आई गिव यू एन अश्योरेंस कि आई विल वर्क ऑन इट एंड आई विल इम्प्रोवाइज माई सेल्फ. और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है रेरा या किसी और सब्जेक्ट में, किसी और टॉपिक में इन इकोनॉमिक लॉ, तो यू कैन कमेंट ऑन द यूट्यूब चैनल, और मैं इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दूंगा, आप वहां पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो. ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.